Hello students, I welcome you all on behalf of Analyst IAS. This is our third video in regards to how to approach interviews, and our today's topic is going to be railways. Now today we have an esteemed panelist with us, Dr. Prem Pal Sharma, Executive Director, Railway Ministry, and he is also an author as well as a very famous columnist in many national newspapers. तो सर, सिंस आपका जो बैकग्राउंड है वो रेलवे का है, तो क्या आप हमें बताएंगे कि रिसेंटली रेलवेज में कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो इंटरव्यू में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं उनको पता होनी चाहिए। बहुत अच्छा। रेलवे का पहले मैं कहूँ कि हमारे सबसे अच्छी टैलेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज की रेलवे में आती है, जो टॉपर्स होते हैं। yes. जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम के टॉपर्स आईएएस में जाते हैं, फॉरेन सर्विस में जाते हैं, हमारे टॉपर्स रेलवे में आते हैं। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, सब। इसके अलावा और भी आपको बताया कि हमारे करीब 12 लाख एम्प्लॉई हैं। जो लोग नॉन ग्रेजुएट में भी ज्वाइन करते हैं, उसमें भी सिविल सर्विस में बैठते हैं और सफल होते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या। तो रेल की एक तो खूबी है। अब जब आप रेलवे में काम कर रहे हैं तो अक्सर यह प्रश्न बनता है कि रेलवे में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सहजता से। yes, इंटरव्यू बोर्ड में कोई रेलवे का आदमी नहीं भी हो तब भी उसकी उत्सुकता रहती है, क्योंकि आप रेलवे में हैं तो आखिर क्या क्या हुआ है। दोस्तों, में पिछले कुछ सालों का या कह सकते हैं कि इस सरकार के आने के बाद की कुछ बातें मुझे लगता है कि आपको जाननी ही चाहिए। अगर मैं याद करूं तो एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि 1917 में या 16 में, चेक कर लीजिएगा, रेलवे का बजट मुख्य बजट के साथ शामिल हो गया है, जिसे मर्ज कर दिया गया है। क्यों किया गया, उससे क्या फायदा हुआ, ये सहज प्रश्न है। शुरू में लगता है कि क्या रेलवे की का महत्ता उतनी नहीं रही जो पहले थी। ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न वक्त के साथ चीजों को और बेहतर ढंग से करने का है। अब हमारा पूरा बजट भारत सरकार का बहुत बड़ा होता है। उसमें एक वक्त जब रेलवे शुरू हुई 1853 में और उसका एक्सपेंशन हो रहा था देश भर में, तो एक अलग बजट की जरूरत थी, पूरी व्यवस्था की, उसका फाइनेंस कैसे करेंगे, कहाँ का होगी, उस पर डिस्कशन होगा, तो उसकी जरूरत थी। अब हमारे पूरे बजट का रक्षा मंत्रालय का बजट बहुत बड़ा होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के स्कूल खोलने वगैरह के लिए, आईटी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा होता है। तो बजाय कि अलग अलग बजट, इतने बड़े बड़े रेलवे से बड़े बजट हैं खर्च के और आय के, तो आखिर इसको इसी को क्यों अलग रखा जाए। बहुत अच्छा डिसीजन। उससे क्या फायदा होता है, सिर्फ होता है कि पार्लियामेंट में जो बहस होती है उसका समय बचता है। अलग अलग डिस्कशन के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, स्टार्ट क्वेश्चंस की, नॉन स्टार्ट क्वेश्चंस की, तो तब हुआ और तब से ये बहुत अच्छा रहा। इसका एक जिसे कह सकते हैं, एक बुराई कुछ लोगों ने की थी कि पहले एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली रेलवे के बजट पर सुझाव दे सकते थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए तो हर विभाग महत्वपूर्ण होता है, वो रेलवे पे भी दे सकते हैं, रक्षा मंत्रालय पे भी दे सकते हैं, किसानों के लिए भी दे सकते हैं, तो सबका स्वागत है, उससे कुछ नहीं। तो ये रेलवे का एक बहुत बड़ा और जिसे कह सकते हो कि एक अच्छा निर्णय है। अब मैं कुछ दूसरी मोटी मोटी बातें जो रेलवे की पिछले दिनों हुई है, कुछ बातें तो हवा में थी बहुत पहले, लेकिन मैं कहूंगा कि रेलवे ने चौतरफा प्रगति की है। डन ट्रेमेंडस प्रोग्रेस। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वी हैड ऑलमोस्ट 50,000 or something, and in last almost our progress of the laying of railway lines was not that high. पुराना कुल मिला के शायद 6-7 हजार ऐड हुआ था, अभी पिछले 7 साल में करीब 12,000 किलोमीटर ऐड हुआ है। ऐड होगा तो दूर तक जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में सारी राजधानियों को रेलवे में जोड़ा गया है या जोड़ने की प्रोसेस में है। पहले नहीं थी, पहले आसाम तक जाती थी, आसाम से फिर आगे थोड़ा सा और आगे तक थी, वो अरुणाचल के बॉर्डर तक। ये नॉर्थ ईस्ट के जो विकास की बात है वो रेलवे ने वो ध्यान में रखी है। सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो इस बार प्रधानमंत्री ने किया है कि वो वंदे सारी कहानी है, ये आईसीएफ में बनाया गया इंजन,
जी सर। और अभी सफलता से बनारस से लेकर दिल्ली तक है, और दिल्ली से कटरा तक, वैष्णो देवी तक। जी। अब अगले उसमें 75वां हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हर हफ्ते एक वंदे भारत जोड़ी जाएगी। वंदे भारत की क्या खासियत है? स्पीड जो कि पहले हमारी 100-120 होती थी, अब इसकी 160 तक की स्पीड है। नए डिब्बे हैं, पूरी टेक्निक अलग है, इंजन की जरूरत नहीं होती, कैपेसिटी ज्यादा है, कंफर्टेबल है, तो ये सारी सुविधाओं के साथ में तो अब इसकी जरूरत इसलिए कि हम दुनिया के देशों में जाते हैं और फिर उससे कंपेयर करते हैं। जी सर। तो ये एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो। और कहें तो हाँ, कुल मिला के रेलवे की सारी गाड़ियों की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमारी रेल मंत्रालय प्रतिबद्ध है जी सर। कि कम से कम 150-160 होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की रेल तो और भी आगे चल रही है, तो उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए उनकी जो भी ट्रैक बदले जा रहे हैं, रेलवे के पुल बदले जा रहे हैं, सारा कुछ ये सब आपको जानना जरूरी है रेलवे के बारे में। अब इस बीच में आपको पता है कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हम 100% करना चाहते हैं। जी सर। रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन करने से हमारा ऊर्जा बचता है, ज्यादा इफेक्टिव है इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास। तो जो हमारे पास में डीजल के कारखाने थे उनको कन्वर्ट करना है, जैसे डीएलडब्ल्यू को कन्वर्ट किया गया है। ये काम रातों रात नहीं हो जाते, एक बड़ी टेक्निक की जरूरत होती है पूरी तरह से। एक आपने सुना होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। राइट सर। अभी तक हमारे पास में हमारी सारी इनकम जो होती है वो माल से होती है। पैसेंजर को तो हमें पर पैसेंजर थोड़ी सब्सिडी देनी होती है जी। लेकिन माल अगर जल्दी नहीं पहुंचेगा तो ट्रक आएंगे तो पोल्यूशन होगा जी सर, ट्रैफिक बाहर चला जाएगा। तो हमें ऐसा करने की जरूरत है कि हमारा माल तुरंत, इसकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी हमारी एक और इसमें कोरोना के टाइम पे जी सर, जब सारा देश बंद था, सिर्फ डॉक्टर और वो काम कर रहे थे, सिर्फ रेल डिपार्टमेंट था कि वो लगातार काम कर रहा था। पैसेंजर भले ही न गए, लेकिन क्या आपको कभी किसी दूध की कमी पड़ी, दवाइयों की कमी पड़ी, अनाज की कमी पड़ी? वो कहाँ से हो रहा था? रेल से हो रहा था। चुपचाप रेल लगातार काम करता रहा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बिना कोई आवाज के हुए रात दिन उन्होंने काम किया। पैसेंजर ट्रेन चल पाती तो मजदूरों का और भी अच्छा होता। तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बताया जो अभी तक कश्मीर के अंदर और आगे बढ़ रहे हैं, तो पूरे फोकस है क्योंकि हम रेलवे को मानते हैं कि ये हमारी धमनी है जी। देश के विकास के लिए इसमें एनवायरमेंटल वो फायदा है उसको करने के लिए इन सारी चीजों को अभी और कर IRCTC बहुत सारी रेलों को प्राइवेट हाथों में या उन पर देने का, प्राइवेट का नाम लेते ही कुछ लोग वो होने लगते हैं। अब प्रश्न ये है कि हमारे रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो जो जितना पैसा हम लगाते हैं और जितना हमें मिलता है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। पिछले दिनों वो 98 मतलब हम लगाएंगे और तब 100 रुपए जी सर हमें मिलेगा, जबकि वो एक्चुअल में और भी ज्यादा है। तो इससे तो रेलवे नहीं चलेगी। रेलवे की डेवलपमेंट करना है, मतलब हर चीज को बदलना है। तो ये वाला एक इस पर पूरा फोकस है। IRCTC में अभी जैसे कैटरिंग शुरू हो गई है जी सर, अभी विस्तार में शुरू हो गया। रेलवे पूरी फॉर्म में आने वाली है। लोग भले ही बाहर की, मेरा बस ये कहना होता है कि जब एयर का टिकट सस्ता होता है और रेलवे का महंगा होता है, ऐसा नहीं है। आप अपने घर से चलिए तो स्टेशन पहुंचने में आपको 500, 600, 200 रुपए टैक्सी के लग जाएंगे और यहाँ से आगरा जाने के लिए 200 हो सकता है आप 100 रुपए में पहुंच जाएंगे। तो इसको कंपेयर करने की होता है। ऐसा नहीं कि रेल मंत्रालय महंगा है, लेकिन कुछ सुविधाएं अगर चाहिए तो उसको थोड़ा सा बेहतर करना ही पड़ेगा। मैं और भी अभी कुछ शहरों में फैलने का प्लान है जी सर। मेट्रो 30 शहरों में शुरू हो गई जी, ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली के अंदर 300 किलोमीटर हो गई है और अगला फेज 4 भी शुरू हो गया है। सारे एडजॉइनिंग राज्य जोड़ दिए गए हैं। एक छोटा काम नहीं है, वो भी तो एक रेलवे की उपलब्धि है, भले उसका अलग हो। एक और भी इस बीच में डेवलपमेंट है, रैपिड रेल में, जिसमें कि हरियाणा के अलवर और मेरठ और इधर सोनीपत को जोड़ने का, मतलब मेरठ से सबसे पहली फेज मेरठ की है, जो मेरठ से IGI एयरपोर्ट 70 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो शहरों के ऊपर जो वजन होता है पॉपुलेशन का, आबादी का, सुविधाओं के लिए, वो खत्म हो जाएगा। एक और बड़े टारगेट के उसके साथ चल रहा है। सबसे पहली लाइन अभी हमारे पास में शायद ये अगले साल शुरू होने की उम्मीद है रैपिड रेल की। बंगलौर शहर में क्योंकि कंजेशन बढ़ रहा है, वहां विशेष योजना से
दिल्ली मेट्रो के लिए और विशेष फंड दिया गया है और वहाँ की पेरिफेरी के लिए भी दिया गया है। जी सर। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये कह सकते हो कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे बोर्ड। पहले 6 मेंबर होते थे, 8 होते थे, उनको कम करके 4 रखे हुए हैं जो पूरे उनके काम थे। क्योंकि कई समितियों की रिपोर्ट में यह रहा था कि आपस में उनमें खींचतान होती है, निर्णय लेने में देरी होती है, लाल फीताशाही है, जी सर। उसको बदला गया है। इस समय चेयरमैन मिस्टर त्रिपाठी हैं, वी के त्रिपाठी चेयरमैन रेलवे बोर्ड। मंत्री अश्विनी वैष्णव है, पूछा जा सकता है 2 मंत्री और हैं, उनके बारे में पता कर लीजिएगा, जी सर। और भी महत्वपूर्ण मंत्री रहे, लालू प्रसाद जी रहे, रामविलास पासवान रहे। ये सारी चीजें तो अलग अलग इन डिपार्टमेंटों की है। हाँ, पिछले बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी किसान रेल। बंगलौर का जो टमाटर या वो सीधा दिल्ली, दूध के लिए तो पहले से ही थी, किसान रेल पूरी तरह से बुक कराइए और आपको जिसे कहते हैं फास्टेस्ट स्पीड में पहुंचेगा। किसानों को अगर अपना माल वहां भेजने को तो कितनी बड़ी बात है। क्या कोई और चीज से पहुंच सकते हैं? मद्रास में कोई चीज पैदा होती है तो आप दिल्ली में उसको उतनी आसानी से पहुंच सकते हैं। पैसेंजर ट्रेन का भी भीड़ है, बहुत दिनों के बाद रेलवे शुरू किया, उसमें कुछ सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। और थोड़ा हम ये कहेंगे कि और भी क्या सुधारेंगे, रेल की वर्क कल्चर को भी और बेहतर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें प्राइवेट सेक्टर को तभी रोक सकते हैं कि जब रेलवे को हम और सक्षम बनाएं। इन सारी बातों को रेलवे टोटल 7,000 स्टेशन है हमारे पास में, रोजाना 11,000 रेलवे चलती है, 3 करोड़ लोगों को हम इधर उधर ले जाते हैं। अब ये मामूली बात नहीं है। इस बीच में हमने बहुत सारे स्टेशनों को भी और डेवलप करने के लिए अलग से स्टेशन डेवलपमेंट बनाया है, वो उन पर पूरा काम कर रहा है। वो थोड़ा सा मार्केट से भी पैसा लेंगे, जो रेलवे की जो लैंड है उसको भी और बेहतर ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जाए उसका भी करेंगे। एक बहुत सक्षम मंत्री हैं, खुद IAS में रहे हैं और उनकी सफलता की कहानी रही है उड़ीसा के कैडर में जब बाढ़ आई थी, और उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, फिर छोड़ के अब राज्यसभा में भी पहुंचे। तो एक ऐसे सक्षम जिसके पास में एक टेक्निकल ज्ञान भी है और एक प्रशासन का अनुभव भी है, तो उम्मीद है कि रेलवे एक सक्षम हाथ में है। ओके सर, बस एक और क्वेश्चन मैं इस बारे में आपसे पूछना चाहूंगी कि जब कोई एक कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है और वो रेलवे कैडर को चूज करता है, तो उस सिचुएशन में किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड मेंबर्स पूछ सकते हैं उनसे? अक्सर ऐसा प्रश्न कम ही होते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रश्न तो IAS, IFS और IPS में रहता है जी। रेलवे, हाँ, कि मुझे रेलवे का अगर किसी का जैसे कोई बैकग्राउंड है रेलवेज का या पेरेंट्स रेलवेज में है, हाँ, तो उसमें सारे प्रश्नों ये सारे प्रश्न उसमें कवर हो जाते हैं। ओके, क्योंकि अगर आपके पिताजी रेलवे में हैं तो आपको रेलवे की क्या चीज अच्छी लगती है, ये भी प्रश्न। और ये सब बड़े बड़े रेस्ट हाउस हैं, है ना, समय से पहुंचते हैं, कंफर्टेबल जर्नी है। बहुत सारे बूढ़े लोग हवाई यात्रा नहीं कर सकते, तो ये तो वो है। लेकिन ये तो पैसेंजर के लिए हुआ। मुझे रेलवे के साथ जुड़ के लगता है कि मेरे पिताजी रेलवे में रहे, और कि कहीं भी मैं आसाम में भी अगर स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा कि मेरे पिताजी रेलवे में, तो वो आपको तो एक ये जो फ्रेटर्निटी है ना, ये एक बहुत बड़ा वो है। और सबसे बड़ी कि हमारे पास में सबसे बड़ा ये तकनीकी विभाग है, इसलिए तो टॉपर्स रेलवे में आते हैं जी। और तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है और मैं रेलवे की सेवा कर पाऊँ, बिल्कुल चलेगा। हाँ, एक और भी चीज़ जो है कि अभी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज बन गई है। इस बार तो रेलवे वाले रेलवे सर्विस नहीं है, लेकिन अगर कोई रेलवे में है और IAS में बैठ रहा है तो बोले कि नहीं, अब उसके लिए जो पहली कई कमेटी थी, एक राकेश मोहन कमेटी थी, उससे पहले आपके गुप्ता नारायण कमेटी, एक टंडन कमेटी ने और कई कमेटियों ने वो रिकमेंडेशन दिया। पिछले दिनों विवेक राय कमेटी ने भी दिया, और उसके आधार पर बनाई कि क्योंकि आपस की खींचतान को बचने के लिए इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाई है, और उसका रिक्रूटमेंट इस बार सिविल सर्विसेज से करने का इरादा कर लिया है। आगे इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी करेंगे, फिर इन दोनों को मिला दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जब एक सर्विस हो जाएगी तो बिल्कुल एक शायद और बेहतर ढंग से काम करें जी। थैंक यू सर। सो you might have now received many answers to many of your questions related to railways. I'm really hoping the session was helpful to you. Thank you so much for watching. Stay tuned with Analyst IAS. Take care. Keep studying.